नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए हमारा डेमो क्लास है, इसमें हम लोग देखेंगे डेमो है ये हमारा, और ये आपका क्रैश कोर्स से संबंधित वीडियो है। तो क्रैश कोर्स और आपका नोट्स जो है वो भी आप सैंपल देख सकते हैं नोट्स का, और क्रैश कोर्स में यही वीडियो को इलेबोरेट किया जाएगा। तो जिनको भी लेना है ये डेमो आप देख सकते हैं। ये है सोसाइटी का, सोसाइटी में आप भारतीय समाज जो है हमारा पेपर 1 का, तो उसमें सोसाइटी में हमारा एक यूनिट है, यूनिट नंबर 3, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और इनका भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और सामाजिक संरचना पर इनका प्रभाव। तो इस तरीके से देखिए हमारा नोट्स रहेगा। पहली बात कि जो पेपर 1 का नोट्स है, जिनको भी नोट्स देखना है वो डेमो देख सकते हैं। डेमो वहाँ पे मत मांगिएगा प्लीज़, क्योंकि वहाँ देखिए सबके लिए भेजना मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पूरा वीडियो ही बना दिया है इसका। एक यूनिट यहाँ पे हम लोग पूरा चर्चा कर लेते हैं। ये थोड़ी सी देखिए एक एक पॉइंट को, जैसे ये है सिलेबस को देखिए ख़त्म करना चाहे तो शॉर्ट में ऐसे ही दे दें जैसे बाकी मार्केट में पड़ा हुआ है, या फिर इतना मैटर दे दें आपको कि बिना अर्थ का, जो कि आप प्रश्न नहीं बनेगा वहाँ से, तो ज़बरदस्ती आप पढ़ते रहेंगे उस डेटा को और उस कहानी को। तो कहानी रूप में देखिए आपका सिलेक्शन होना नहीं है। सिलेक्शन के लिए देखिए आंसर प्रश्न पूछा जाता है 125 शब्द और 200 शब्द। तो इसी आधार पे आपका नोट्स भी तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो वो देख लीजिए, सैंपल है ये वीडियो का डेमो आपका। तो क्रैश कोर्स जिनको भी ज्वाइन करना है तो इसकी भी सूचना आप ले सकते हैं इस नंबर पे 8527434727 पे। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके सूचना ले सकते हैं। इसी पेपर 1 की आंसर राइटिंग भी शुरू हुई है। पेपर 1 की ये 1 जून से शुरू हुई है, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। 1 जून से जो शुरू हुई है उसमें क्या है, बाकी जो प्रश्न आपको मिल जाएंगे, आप लिख सकते हैं उनको। तो आंसर राइटिंग में ये नोट्स भी दिए जाते हैं आपको। तो ये नोट्स अभी देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है, अभी एक यूनिट बाकी है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, वो आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये कल तक आपको यूनिट मिल जाएगी, है ना। कल तक कंप्लीट हो जाएगा तो परसों आपको ये मिल जाएगा पूरा पेपर 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए पहले इसको सिलेबस को समझ लेते हैं, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी तैयारी से पहले। तो हमारे नोट्स किस तरीके से हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे बनाए वो भी आप देखते चलिए साथ साथ में। तो इससे क्या होगा, आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा और ये टॉपिक आपका दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो भी नहीं लेना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपका टॉपिक है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय, इनका भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, समाज, सामाजिक संरचना पर प्रभाव। अब देखिए सीधा टॉपिक तो लिखा हुआ है इस तरीके से, लेकिन हमने जो तोड़ा है ना इस टॉपिक को नोट्स बनाने के लिए, तो देखिए 3 टॉपिक जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे वही हैं, उनका प्रभाव पूछा है। लेकिन देखिए इस तरीके से हमें पढ़ना है, जो प्रश्न भी देखेंगे हम कैसे सॉल्व होंगे और कैसे क्या है। देखिए उदारीकरण एक टॉपिक हो गया, दूसरा है निजीकरण दूसरा टॉपिक, तीसरा है वैश्वीकरण, ये तीसरा टॉपिक हो गया, है ना। टॉपिक हो गए और इनके सब टॉपिक आप देखेंगे ना, तो अब सब टॉपिक में अभिप्राय, सबसे पहले तो अभिप्राय यानी परिभाषा पता होनी चाहिए। अभिप्राय के साथ साथ ही आपको उद्देश्य भी पता होने चाहिए इनके, कि क्यों लाए गए थे, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न पूछे हैं आपसे, यही डायमेंशन है इनके। अब ये पहली डायमेंशन हो गई तीनों की। तीनों में क्या करना है, जैसे पहले का क्या है, पहले का जैसे पहला टॉपिक हो गया, टॉपिक 1 का पहला हो गया अभिप्राय। पढ़ना कैसे है, अभिप्राय हुआ, अब इसका उद्देश्य हो गया। अगर इतनी डायमेंशन आप कवर कर लेते हैं तो आंसर आपका इससे बाहर नहीं मिलेगा। फिर इनका जैसे एक डायमेंशन ये हुई, ये उद्देश्य पूछ सकता है आपसे, क्योंकि देखिए अभिप्राय तो आपको सबका पता ही होना चाहिए, तो बार बार पूछ रहा है, ये अभी देखेंगे प्रश्नों में भी। अब इनका देखिए तीनों पे प्रभाव, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और सामाजिक संरचना, इन तीनों पे प्रभाव पूछा है। तो उदारीकरण का अभिप्राय और उद्देश्य और इन तीनों पर प्रभाव। अब प्रभाव में देखिए 2 तरीके से प्रभाव देखना है हमको, क्योंकि प्रभाव जो पड़ा है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, अब दूसरा अर्थव्यवस्था पे देख लेंगे, चलिए राज्य व्यवस्था पे देख लेंगे। इन पे ज़्यादा डायमेंशन नहीं बनते हैं, है ना। नीति निर्माण में पूछ लेगा तो ये एक ही डायमेंशन से कवर ये दोनों हो जाएंगे। लेकिन ये वाला थोड़ा ब्रॉड है और बार बार फोकस आयोग का ना इसी वाले टॉपिक पे रहा है, सामाजिक संरचना पे, किस तरीके से। अब इसमें देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। सामाजिक संरचना में बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे शहरी सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक संरचना, है ना, इस पे बने हैं प्रश्न। महिला भी समाज का ही पार्ट है, महिलाओं पर प्रभाव, जैसे वैश्वीकरण ले लेते हैं, तो वैश्वीकरण को हम इसमें पढ़ेंगे वीडियो में, है ना। तो वैश्वीकरण की मान लीजिए अभिप्राय, उद्देश्य और ये इन पे प्रभाव। महिला हो गई, और आपके बुजुर्ग हो सकते हैं ना, बुजुर्ग हो सकते हैं, युवा हो सकते हैं, युवाओं पे प्रभाव बताइए, और ग्रामीण संरचना पे प्रभाव बताइए। तो इस तरीके से इनके भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही आपके प्रभाव पता होनी चाहिए। तो देखिए कई सारी डायमेंशन बन जाती हैं। अगर ये कवर कर लिए चीज़ें जितनी बताई जा रही हैं तो उससे बाहर प्रश्न नहीं मिलेगा देखने को। और हम प्रश्न भी देख लेते हैं इसके बाद। देखिए जैसे पहला प्रश्न पूछा गया था, ये 2018 का है। भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभावों की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों सहित आपको करनी है, प्रभाव बताने हैं। अब इसमें क्या है, भूमंडलीकरण की परिभाषा दीजिए, फिर सीधा आ जाइए टॉपिक पे प्रभाव। प्रभाव में देखिए दोनों तरीके से प्रभाव पड़े, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इनको हम देखेंगे विस्तृत रूप में, है ना। और साथ साथ में उदाहरण और डेटा का उपयोग
करते जाइए। तो ये देखिए सीधा सीधा पूछा है महिलाओं पे। अब ये किस डायमेंशन से बना है आपका, ये सामाजिक संरचना से बना है, वैश्वीकरण की, भूमंडलीकरण बोल लीजिए या वैश्वीकरण बोल लीजिए, इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो ये सामाजिक संरचना पे आपको सीधा सीधा मिल गया, महिला समाज का ही पार्ट होती है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है। अब यहाँ परिभाषा जैसे अभिप्राय दिया वहाँ पे, तो सीधा आपसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण क्या है, यानी अभिप्राय बताना है। भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव। अब देखिए सीधा सीधा सामाजिक संरचना, ये तो टॉपिक ही उठा के रख दिया इसने, सामाजिक संरचना। दूसरा प्रश्न भी यहीं से बन गया, इसके प्रभावों की विवेचना करनी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पढ़े हैं, तो दोनों ही आपको बताते हुए उसके विवेचना में दोनों ही बताए जाते हैं, तो इसकी विवेचना करते हुए अपना कंक्लूजन दे दीजिए। वैश्वीकरण, अगला प्रश्न है तीसरा, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना। अब देखिए सीधा ग्रामीण सामाजिक संरचना इससे पहले पूछिए, प्रश्न देखिए किस तरीके से चल रहा है युग का, पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन में देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें डाली जाती हैं, तो पॉजिटिव ज़्यादा रखिए, नेगेटिव थोड़ा सा, नेगेटिव मतलब ज़्यादा, थोड़ा सा बैलेंस बना के अपना कंक्लूजन यहाँ दे दीजिए। अब देखिए मेन चीज़ क्या है, वैश्वीकरण का अभिप्राय, यानी परिभाषित यहाँ भी करने के लिए पूछा है। अब पहले पूछा इसने, देखिए एक पार्ट पूछा समाज से महिलाओं पर प्रभाव, दूसरा पूछा है सीधा सीधा टॉपिक उठा दिया है सामाजिक संरचना पर प्रभाव, तीसरा देखिए पूछा है इसने ग्रामीण संरचना पे प्रभाव। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्या बन सकता है कि शहरी संरचना पे प्रभाव, या युवाओं पे प्रभाव, या बुजुर्गों पे प्रभाव। तो इस तरीके से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप जान लीजिए आयोग की स्ट्रेटजी क्या चल रही है। अगर आयोग की सोच पकड़ लेते हैं तो आप आंसरों को लिख लेंगे, है ना। और अगला देखिए इसी में, वैश्वीकरण एवं निजीकरण को परिभाषित कीजिए। दोनों, अब दो पूछ लिए यहाँ पे, एक और इसने एंगल बढ़ा दिया। ये देखिए कब पूछा गया है, ये दोनों 2018 में पूछे गए, ये पहला दूसरा, और तीसरा पूछा गया ये 2021 में सॉरी, और अगला देखिए पूछा गया ये 2022 में। दोनों के परिभाषित करना और इन दोनों के उद्देश्यों पर प्रकाश डालना। अब देखिए सीधा यहाँ उद्देश्य पूछ लिया है, तो डायमेंशन देखिए यही सारे बनते हैं आपके, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर तीनों आपने अच्छे से पढ़ लिए। और देखिए इनसे बार बार प्रश्न आते हैं, एक साल छोड़ के आएंगे प्रश्न। देखिए 2022 में आए, 23 में इससे प्रश्न नहीं आया है, किसमें 23 में कोई प्रश्न नहीं आया, तो 24 में तो आप 2024 में ये मान लीजिए कि यहाँ से प्रश्न 100% आपका बनने वाला है। चलिए, तो ये तो हो गई हमारे, इस तरीके से नोट्स रहेंगे, सिलेबस को तोड़ तोड़ के बताया जाएगा, फिर उसके आधार पर क्या क्या प्रश्न पूछे गए उनको एलेबोरेट किया जाएगा। और देखिए इनका जल्दी ही जो पुराने पेपर हैं इनका सॉल्यूशन भी आपको एक अच्छा सॉल्यूशन हम लोग जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। पेपर 1, 2, 3, 4 जितने भी अब तक पूछे गए इन सब के 5, 6 के जल्दी ही आपको मिल जाएंगे ये, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे, और ये सब क्लास कर ली आपने और आंसर राइटिंग कर ली, तो जान लीजिए आपका बहुत सिलेक्शन के आप बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए नोट्स देखते हैं किस तरीके से। अब यहाँ पे वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण देखते हैं आज। तो देखिए वैश्वीकरण में सबसे पहले तो आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 परिभाषाएं डाल दी हैं आपके लिए, एक तो संयुक्त राष्ट्र ने क्या बोला है और विश्व बैंक ने क्या बोला है। तो एक मानकीय परिभाषाएं भी यहाँ यूज़ की है आपके लिए। तो देखिए सीधा सीधा पहले तो ये परिभाषा देखिए, एक वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देशों, व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और सामाजिक आदान प्रदान और परस्पर निर्भरता में वृद्धि होती है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यापार, निवेश, सूचना और प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देना होता है। संयुक्त राष्ट्र ने क्या बोला है, तो राष्ट्रीय सीमाओं के परे, यानी संयुक्त राष्ट्र ने बोला वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो राष्ट्रीय सीमाओं के परे लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच संपर्क और निर्भरता में वृद्धि करती है। विश्व बैंक ने क्या बोला है, वैश्वीकरण को देशों और समाजों के बीच बढ़ते आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों के रूप में परिभाषित करता है ये, है ना। और ये देखिए विश्व बैंक आर्थिक पहलू पे ज़्यादा जोर देती है वैश्वीकरण की परिभाषा में। ये कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय एकीकरण को प्रोत्साहित भी करती है ये। जैसे आर्थिक पहलू में क्या क्या किस पे फोकस किया जाता है, तो वस्त्र, सेवाओं, पूंजी और ज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में वृद्धि से मतलब है। तो वैश्वीकरण से सीधा सा मतलब है विश्व, वैश्वीकरण का सीधा सा अभिप्राय आप साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि विश्व को एक गाँव के रूप में बदलना है। विश्व को क्या करना है, एक गाँव के रूप में बदलना है, जहाँ पे क्या कनेक्टिविटी और सेवाएं और ये हर पहलू पे एकीकरण हो जाए। तो इस तरीके से एक गांव बनाना है, वैश्विक गांव जैसे बोला जाता है, जिसकी अवधारणा यहीं से निकली है वैश्वीकरण से, ठीक है। चलिए देखते हैं उद्देश्य क्या है इसके। तो इस तरीके से हमारे नोट्स रहेंगे सारे, और पढ़ाई का भी यही रहेगा। यहाँ थोड़ा देखिए लंबा हो जाएगा वीडियो, तो थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोग, इसे ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करेंगे। देखिए आर्थिक विकास और समृद्धि इसका उद्देश्य है, व्यापार का विस्तार करना, उत्पादों एवं सेवाओं की पहुंच वैश्विक बाजार तक बढ़ाना, एफडीआई को आकर्षित और प्रोत्साहित करना, स्थानीय उद्योगों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, सांस्कृतिक विविधता में वृद्धि करना, है ना। ये सब उद्देश्य होते हैं। वैश्विक नागरिकता क्या है, वैश्विक नागरिकता जो हमने ग्लोबल विलेज की बात की थी वैश्विक गाँव की, तो एक वैश्विक नागरिकता होनी चाहिए, इस पर ये उद्देश्य में आता है ये। और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता एवं समझ को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हो गई। अगला है उद्देश्य इसमें प्रौद्योगिकी और नवाचार का प्रसार करना, तकनीकी उन्नति, शैक्षिक सहयोग देना। कैसे क्या होगा इतना तो आप सोच ही सकते हैं, नहीं तो आपको बता दिया जाएगा ये उसमें आपका क्रैश कोर्स में जब इसके वीडियो आएंगे।
सामाजिक और राजनीतिक सुधार देखिए, इसमें क्या है कि लोकतांत्रिक और मानवाधिकार मूल्यों को बढ़ावा देना, राजनीतिक और कानूनी ढांचे में सुधार हेतु प्रेरित करना, वैश्विक संस्थाओं का विकास करना, जैसे यूएनओ है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इनको बढ़ावा देना। ये सारे उद्देश्य हैं। पर्यावरणीय स्थिरता लाना, पर्यावरण संरक्षण करना, पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक सहयोग बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, संसाधनों का सतत उपयोग। इस तरीके से देखिए हर पॉइंट को यहाँ कवर करने की यहाँ कोशिश की गई है। आपके इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। सतत विकास, एसडीजी की प्राप्ति करना इत्यादि सब कुछ है। अब देखिए वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब प्रभावों पे आ जाते हैं इसका सेकंड डायमेंशन। ये सीधा सीधा परिभाषा हो गई आपकी, उद्देश्य हो गई। अब वैश्वीकरण का प्रभाव देख लेते हैं। प्रभाव में सबसे पहला डायमेंशन अर्थव्यवस्था पर है। प्रभाव कैसे होते हैं? दो तरीके के, सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी। सकारात्मक पहले देखते हैं। तो सकारात्मक में आर्थिक विकास और समृद्धि होगी। कैसे? व्यापार में वृद्धि होगी, विदेशी मुद्रा में भंडार होगा। अब इनको आपको करना क्या है कि व्यापार जो आधुनिक डेटा है, जब आप पेपर देंगे उस टाइम आप बजट सर्वे उठा लीजिए और ये विदेशी मुद्रा भंडार कितना है यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। तो ये 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म आए थे उस समय विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, तो ये नोट डाउन कर लेना है आपको। इससे कंपेयर करके वर्तमान का बता देना है कि विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है, 1991 में इतना था, यानी 1991 की तुलना में ये अब इतना है। और यहाँ आर्थिक स्थिरता में सुधार हुआ है। औद्योगिक विकास, जैसे भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला है। और ये औद्योगिक विकास में है। औद्योगिक उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है, एफडीआई में वृद्धि हुई है, यानी विदेशी निवेश में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। अब देखिए यहीं उदाहरण भी देख लीजिए। उदाहरण स्वरूप देखिए इस वाले में औद्योगिक विकास में कि टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच बनाए हुए हैं। अब प्रौद्योगिकी और नवाचार अगला पॉइंट है। इसमें तकनीकी का हस्तांतरण हो रहा है। कैसे होता है? जैसे देखिए इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों ने वैश्विक तकनीकी मानकों को अपनाया है, तो ये अपनाएंगे तो देश में भी आएगा ना ये। और आईटी व सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कैसे? जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे शहर आईटी हब बन गए। 2021 में देखेंगे तो आईटी निर्यात $150 बिलियन से अधिक पहुंच गया था। अब ये थोड़ा सा डेटा आप कोशिश करिएगा, बाद में हम लोग तो दे ही देंगे आपको, है ना, कि आप 2024 में थोड़ा सा कुछ, वैसे आप डेटा ऐसा नहीं है कि ये आपका लिखते हैं पुराना भी, तो वो गलत नहीं होता है, लेकिन आप थोड़ा सा अपडेट अगर है आपके पास तो उसको लिख दीजिए। इतना ही सब आपको करना है साथ में, वो हम बाद में करा देंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य, जैसे भारतीय संस्थानों ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाया है। आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान वैश्विक रैंक में उभर रहे हैं। कोई यहाँ पे रैंक उठाइए और दिखा दीजिए कौन कौन से संस्थान है, एक आध नाम डाल दीजिए। और ये आपके 2024 में रिलीज होंगे, उन्हीं से उठा के सीधा सीधा यहाँ पे कोट कर दीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जैसे अपोलो है, फोर्टिस हेल्थ केयर है, जैसे ये श्रृंखलाओं ने उन्नत चिकित्सा सुविधाएं दी है, जिससे चिकित्सा पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। विदेशी जो है वो सस्ती चिकित्सा के लिए भारत में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, तो ये चिकित्सा पर्यटन बढ़ रहा है। इससे क्या होगा? विदेशी पूंजी भारत में आएगी। नकारात्मक प्रभाव देखिए इसके, सकारात्मक तो हो गए। नकारात्मक, आर्थिक असमानता में वृद्धि होगी, असमान विकास होगा। क्षेत्रीय लेवल पे होगा असमान विकास, ग्रामीण लेवल पे अलग होगा, शहरी लेवल पे अलग होगा। क्षेत्रों में देखेंगे तो आप बांट सकते हैं नॉर्थ ईस्ट और इस तरीके से, तो क्षेत्रीय लेवल पे भी ये अलग अलग तरीके से, झारखंड पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, और इनकी तुलना में औरों को दिखा दीजिए। इस तरीके से आपको दिखानी चीज़ें। वित्तीय अस्थिरता देखने को मिलती है इससे। कैसे? वैश्विक आर्थिक संकट जब भी आता है, क्योंकि विश्व जब ग्लोबलाइज होगा, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो एक जगह अगर संकट आएगा तो उसका प्रभाव दूसरी जगह भी मिलेगा। तो इससे प्रभाव देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए 2008 का जो वैश्विक वित्तीय संकट आया था, उससे भारत में भी विकास दर में कमी आई थी। और देखिए स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव देख लीजिए। छोटे और जो मध्यम उद्योग होते थे, खासकर ये उनके स्थानीय कारीगर जो होते थे, उन्हें नुकसान हुआ है। उदाहरण देख लीजिए भारतीय वस्त्र उद्योग का चीन एवं बांग्लादेश जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है इन्हें। तो वो कृषि संकट भी है इसमें। वैश्विक बाजारों में देखेंगे प्रतिस्पर्धा से नुकसान हुआ है। आय की अनिश्चितता में वृद्धि हुई है। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्या के मामले अब डाल सकते हैं इसमें। पर्यावरणीय प्रभाव देख लीजिए क्या क्या है। तो प्रदूषण में वृद्धि, औद्योगिकरण, शहरीकरण से क्या प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है। उदाहरण देख लीजिए कोयला और खनिजों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ना, तो इसका उदाहरण है। अब ये देखिए, तो ये तो हमारा हो गया ना एक पार्ट। तो इस तरीके से रहेंगे हमारी सारी चीज़ें। सारे नोट्स देख लीजिए कैसे क्या करना है, क्योंकि थोड़ा सा हर डायमेंशन को कवर करेंगे तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस तरीके से और भी देख लीजिए आप, क्योंकि पूरा पढ़ाना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से राज व्यवस्था पे प्रभाव दिखा दिया, सकारात्मक दिखा दिए, ये इतने पॉइंट दिखा दिए, यहीं आप सारी चीज़ों को दिखाते जाइए। नकारात्मक पॉइंट दिखा दिए ये इस तरीके से, करंट का डेटा भी यहाँ यूज़ कर दिया, जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट है ना, क्या बोली है इसने। तो इस तरीके से हम साथ साथ में आपको क्या क्या देना है, क्या क्या डालना है आपको आंसर में, वो सारी चीज़ें इन वीडियो के माध्यम से आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, ये क्रैश कोर्स के वीडियो है, आपको ये सैंपल मिल रहा है इसका। तो इस तरीके से देखिए ये सारी चीज़ें आपकी बता दी गई हैं। अब वैश्वीकरण का देखिए सामाजिक संरचना पे प्रभाव क्या क्या है। तो सामाजिक संरचना पे देखिए सकारात्मक प्रभाव और दिखा दिए ये सारे पॉइंट्स दिखा के, है ना, ये यहाँ पे। इसके बाद ये चीज़ें नकारात्मक ये दिखा दिए यहाँ, तो ये हो जाएगा नकारात्मक में। और भी जैसे और भी थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग जब आप करेंगे, इन चीज़ों को पढ़ेंगे बार बार, तो आपके दिमाग से खुद पॉइंट निकलेंगे उसके बाद। अब देखिए वैश्वीकरण का महिलाओं पर प्रभाव पॉजिटिव
और नेगेटिव दोनों ही इसमें रहेंगे। तो इस तरीके से सारे नोट्स आपके कवर किए गए, जिससे आपको समस्या नहीं होगी। अभी बाकी नोट्स सब तैयार हो रहे हैं, जल्दी ही आपको मिल भी जाएंगे नोट्स, है ना। 1-2 दिन बस वेट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है इनमें, ये सब पॉइंट निकालना, फिर डेटा इनका खोजना, फिर सारी चीज़ों को निकालना, क्योंकि कहीं एक बुक में आपके नहीं दिया है। कोई भी आप उठा लीजिए बुक या नोट्स, कहीं नहीं मिलेंगी ये चीज़ें, क्योंकि पॉइंट में ही आपको लिखना है, और पॉइंट आपके लिए निकलते नहीं किसी बुक से। बुक आप कोई भी पढ़िए, थ्योरी तो बहुत सारी भर दी है कि देखेंगे आप 200-200 पेज, वो भी आपके प्रिंटेड वाले मिनिमम 200 बता रहे हैं, नहीं 500-500 पेज तक ये बुकें हैं। तो आप कहाँ तक पढ़ेंगे, उसके कहाँ तक शॉर्ट नोट निकालेंगे आप। तो थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और कैसा लगा वीडियो तो उसे लाइक शेयर कर दीजिए, है ना। और जो भी जुड़ना चाहते हैं आंसर राइटिंग क्रैश कोर्स से, तो वो जुड़ सकते हैं। आपके साथ इतनी मेहनत करा दी जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि मेंस इतना टफ है। तो इस नंबर पर आप 8527434727 पे संपर्क कर सकते हैं। क्रैश कोर्स की देखिए फीस है, जान लीजिए यहाँ पे क्रैश कोर्स की फीस है आपकी 4500 भी फीस है। वैसे इसकी 6000 फीस है अभी आपके लिए, ये प्रथम 50 के लिए है। तो ये अब शुरू हो चुका है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या रहेगा, नोट्स रहेंगे सारे, 1 साल तक आंसर राइटिंग रहेगी, पर डे जितने भी पेपर हमारे चलेंगे सब में आंसर राइटिंग आप करेंगे। गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा, है ना। ये दोनों सारी चीज़ें मिलेंगी। कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आपको नहीं मिलता है, हमारी उससे समझ नहीं आता है, तो हम लोग वो प्रोवाइड आपको दूसरी सोर्स से बताएंगे और करवा भी सकते हैं उन चीज़ों को। तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और देखिए पेपर 5 और 6 के बारे में भी जान लीजिए। पेपर 5 और 6 10 तारीख से शुरू हो रहा है, 10 जून से। तो इसी तरीके से आपको उसमें भी नोट्स तो आपने ले ही लिए होंगे, और बाकी जिनको नोट्स चाहिए और पेपर 5-6 के वो ले सकते हैं उसी नंबर पे कांटेक्ट करके। तो इसकी आंसर राइटिंग शुरू हो रही है 10 जून से। और ये देखिए इसकी 999 टोटल फीस है, ये मंथली नहीं है, ये कंप्लीट है आपकी। और ये दोनों पेपरों के लिए है, और ये तब तक चलेगी जब तक आपका 2024 का मेंस होगा। 2024 तक का जो मेंस होगा तब तक आपकी लगातार चलेगी। और ये 2 से 3 बार आपके रिवीजन इन पेपरों का बार बार हम लोग करा देंगे आपको आंसर राइटिंग के माध्यम से। तो जो भी ज्वाइन करेंगे आप, वो क्रैश कोर्स जो ज्वाइन करेंगे वो 5-6 में भी लिखेंगे, फर्स्ट में भी लिखेंगे, और बाकी जितने भी इनिशिएटिव चल रहे हैं सब में आपको एंट्री दी जाएगी। ठीक है, इसमें इतना ही है। कैसा लगा ये जरूर बताइए। जो नए लोग हैं जो चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए जो लोग ओनली पीसीएस से पुराने जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं इस चैनल के बारे में, है ना। क्योंकि दिखावा या देखिए बढ़िया आपके लिए उस तरीके से कलरफुल और वो सब लाके हम लोग प्रेजेंट करें, तो वो सब यहाँ नहीं होता है। अब जो रियल है चीज़ें वो रियल हैं। आप प्रैक्टिकल इन चीज़ों को देखिए, कोई भी नहीं दिखाता ये चीज़ें, ना कोई आपके लिए लेके आता है। आप लाखों की फीस जमा करने के बाद भी ये नहीं पाएंगे, फिर भी आपको 10 साल बाद भी खुद से ही इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो आप डिसाइड कर लीजिए, वो अभी काम करना है या बाद में करना है। क्योंकि मार्केट देखिए बहुत बड़ा है, ऑनलाइन मार्केट ने आपके लिए कन्फ्यूज़न और पैदा कर दिया है यूट्यूब ने, क्योंकि एक से एक बढ़ के इस पर अपना ज्ञान दे भी रहे हैं। तो बड़े बड़े नोट्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो वो समस्या नहीं है, ये आपका विवेक है, आपको इस्तेमाल करना है। जो लोग कर चुके हैं ना और जगह ले चुके हैं वो सब जान रहे हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट हम चीज़ों को बताएंगे नहीं, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं जो कि आप इन चीज़ों को खासकर नहीं बताएंगे, क्योंकि ये देखिए डिस्प्यूट वाली चीज़ें होती हैं। बाकी आप देखिए समझिए, आपने भी ज्वाइन किया होगा, तो ये आप सजेस्ट किसी को कर सकते हैं कि बेटर क्या है, सही चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। और ये देखिए बाकी लोग ना फंसें, क्योंकि आप फंसे हैं तो आपको पता है। तो बाकी लोगों को भी बचाना आपका कर्तव्य है। समाज में कुछ गलत हो रहा है तो गलत का विरोध भी करना चाहिए, सही हो रहा है तो सही का समर्थन भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। चलिए तो थैंक यू।